ईयरफोन छोड़ के क्या है? एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ मैं आप सभी के सामने क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 लेके, जिसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ डील किया था। इस बार मैं इस चैप्टर के प्रश्न एवं उत्तर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 7th के चैप्टर 1 जो हिस्ट्री का है, जिसका नाम है हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल से। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहला प्रश्न कहा जाता है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अतीत में विदेशी उन लोगों को माना जाता था जो लोग जो बाहर से आए थे। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये बाहर से आए लोगों को हम विदेशी कैसे मानेंगे। तो मैं एक बार मैं आपको बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि एक संस्कृति के लोग जब दूसरे संस्कृति की ओर देखते हैं तो उनके समझ में कई सारी चीज़ें नहीं आती है। जैसे कि मान लीजिए ये संस्कृति 1 है और ये संस्कृति 2 है। अब यहाँ के लोग जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ इनकी संस्कृति इन्हें समझ में नहीं आएगी, यहाँ के बोलचाल समझ में नहीं आएंगे, ये बाहर के माने जाएंगे। और ऐसे जब बाहर के लोग माने जाएंगे तो इन्हें हम विदेशी के नाम से जानेंगे और इन्हीं लोगों को हम विदेशी भी कहते थे। अब विदेशी शब्द जो है जिसे हम हिंदी में परदेशी भी कहते हैं और फारसी में अगर बात करें तो हम इसे अजनबी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अजनबी हम अपने भारत में हिंदी में भी यूज करते हैं। जब हम किसी को नहीं जानते तो हम कहते हैं कि ये लोग अजनबी हैं, ये लोग क्या है, अजनबी हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मध्यकाल में गांव में आने वाले अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न होते थे, मतलब कि कोई गांव में एक व्यक्ति ऐसा आया जो उस समाज और संस्कृति का आदमी न हो या फिर उससे ताल्लुकात नहीं रखता था, उसे हम विदेशी कहते थे। और ऐसे व्यक्ति हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी के नाम से जाने जाते थे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। आइए हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर के बारे में देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत, इसके बारे में बताना है। तो देखिए अब जो उल्लेखित बातें हैं उसके बारे में जानेंगे। पहला जो है कह रहा है कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। ये क्या है, तो ये सही है। 700 ईस्वी के बाद के काल के संबंध में कोई भी अभिलेख नहीं प्राप्त होते हैं। ये पहला का जो उत्तर क है वो सही है। दूसरा है इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। जो मराठा साम्राज्य था उसने अपने राजनीतिक मतलब उसमें सत्ता में आना शुरू हो गए थे वो। तो ये भी बात सही है, ये भी उत्तर इसका सही होगा। तीसरा जो कहता है वो कहता है कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपने जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। ये भी बात सही है कि कृषि केंद्रित बस्तियां जो थी वो कभी कभी वनवासी अपने जमीन से उखाड़ बाहर मतलब हटा दिए जाते थे। अब चौथा जो है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये गलत है। वो असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक नहीं था, वो था हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, इन सब का वो शासक था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है रिक्त स्थानों को भरें। अब एक बार रिक्त स्थानों को भरने के लिए भी देखना पड़ेगा कि जो पहला है अभिलेखागारों में डैश रखे जाते थे। तो अभिलेखागारों में क्या रखे जाते थे, अभिलेखागार में दस्तावेज रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे, दस्तावेज रखे जाते थे। अभिलेखागार जो था उसमें हमेशा दस्तावेजों को रखा जाता था। ये था हमारा पहला का आंसर। दूसरा है हमारा कि डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो 14वीं सदी के एक इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश 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 और डैश इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ फसलें थी। तो यहाँ पे बता दूं कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी उस दौरान में महाद्वीप पर लाई गई कुछ फसलें थी। इसे आप फिर से देखिएगा, ये चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है वो उप महाद्वीप से लाई गई उस काल के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट फसलें थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। इस काल में हुए कुछ
परिवर्तन जो है उनकी तालिका देना है, तो मैं आपको बता दूं कि 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों के अलग अलग समय में कई नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, जैसे सिंचाई में राहत, कटाई के चरखे और युद्ध में अग्नि से मतलब कि बारूद से चलने वाले हथियार इत्यादि भी इन 700 से लेके 1750 ईस्वी तक बना लिए गए थे और इनका प्रयोग भी यहाँ पे शुरू हो गया था। ये था इम्पोर्टेंट चैप्टर और इसके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान से देखना जरूरी है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो अब देखिए क्या है कि धार्मिक परिवर्तनों की अगर बात की जाए तो 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। लोगों में दैनिक आस्था, व्यक्तिगत आस्था और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नई देवी देवताओं की पूजा, राजा राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ता गया। क्या हुआ, जब हिंदू राजा का शासन हमारे भारत देश में था उस समय पंडितों का बहुत डिमांड था। जो पूजा पाठ करवाते थे पंडित, उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, क्योंकि उस समय के राजा जो थे वो ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण करते थे और मंदिर के निर्माण के बाद उसमें पूजा करने के लिए पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। इसलिए उस समय पुरोहितों का महत्व बहुत था, जो जिन्हें हम ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं, इस काल में भक्ति आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ, जो कई कर्म कांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म में भारत का प्रादुर्भाव हुआ। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भारत में सबसे पहले मुसलमान धर्म था या फिर हिंदू धर्म था या फिर ईसाई धर्म था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म के लोग थे वो भारत में पहले से रह रहे थे और वहीं पे जो 7वीं सदी थी, 7वां सदी था, उसी समय इस्लाम का आगमन हुआ था केरल से। केरल में पहली बार इस्लाम के लोग आए थे और अपने धर्म का प्रचार भारत में किए और 16वीं सदी के बाद ईसाई धर्म में भी भारत में आ चुका था। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो पिछली कई शताब्दियों की अगर बात की जाए तो देखिए हिंदुस्तान शब्द का पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये कई शताब्दियों से जिस देश का नाम आप हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, उनका नाम क्या था, मिनहाज ए सिराज, ये कहाँ के इतिहासकार थे, तो ये फारसी के इतिहासकार थे जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि उनका अर्थ किसी एक समुदाय या देश से नहीं था, उनका अर्थ गंगा यमुना के बीच स्थित क्षेत्र पंजाब हरियाणा से था। जो गंगा यमुना के बीच में स्थित पंजाब और हरियाणा था उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। और इसका राजनीतिक अगर अर्थ देख लिया जाए तो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, मतलब जो क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र में आते थे उन्हें हिंदुस्तान कहा गया। अब देखिए इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी से कबीर अमीर खुसरो द्वारा प्रयोग किया गया। यह शब्द हिंद के कुछ समान था, जैसे कि हिंदुस्तान है तो आपको पता है कि पहला शब्द जो है वो हिंद है, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। तो देखिए यही था हमारे हिंदुस्तान जो देश का नाम है उसके पीछे का इतिहास हमारा यही था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जातियों के मामले कैसे नियंत्रण किए जाते थे। तो जातियों के मामले नियंत्रण करने के तरीके जो थे वो जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। जो भी जाति थी वो अपने नियम वो स्वयं बनाते थे, जिससे कि वो अपने जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इस नियमों के पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जैसे अभी भी आप गांव में देखते होंगे कि लोग पंच वगैरह को बुलाते हैं। अगर गांव में कोई दिक्कत हो जाती है तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो आते हैं और उस समस्या का समाधान देते हैं और वहाँ के लोग इसका पालन करते हैं। ऐसे उस समय भी कहा जाता है, जिसे देखिए अब यहाँ पे पंचायत कहा जाता था। गाँव में भी पंचायत लगता है ना, लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। ये थी जातियों के मामले को नियंत्रित करने का तरीका। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो। जैसे देखिए
एक मैं ये दिखा रहा हूँ कि एक छोटे छोटे इधर राज्य हैं, एक ये राज्य है 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, और ये सारे राज्य मिलके एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करता है, तो इसे हम सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के नाम से जानेंगे। इसे हम सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के नाम से जानेंगे। और आपको बता दूं, जैसे सल्तनत, साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि थे, मुगल जो राजा थे वो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करते थे, जिसे हम सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य के नाम से जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पांडुलिपि के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी। जो पांडुलिपि था उसके समस्याएं क्या थी। कई बार पांडुलिपि की लिखावट समझने में दिक्कत होती थी, जो लिखावट होती थी उनकी, उसे समझने में उन्हें दिक्कत आती थी। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। देखिए, उस समय जो पुराने ज़माने में जो लिखावट थी, जो लिखने का तरीका था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, उसे समझना, उसे समझ के दूसरों को बताने में काफ़ी परेशानियां होती थी। इतिहासकारों के बाद के लिपिक द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या किया, इतिहासकारों ने एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। देखिए, अब एक चीज़ों को जानने के लिए उन्हें कई अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ती थी, कई अलग अलग भाषाएं पढ़नी पड़ती थी, तब जाके वो पांडुलिपि में लिखी गई चीज़ों को, जो तारपत्र या अभिलेख पे लिखा हुआ था, उसे वो समझ पाते थे। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। तो अधिकतर इतिहासकार जो थे आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते थे। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले के जो इतिहास है उसे कैसे बांटा जाता है। उसे उस समय के कालखंड को सामाजिक कारक के आधार पर ही और आर्थिक कारक के आधार पर ही बांटा जाता था। इन आधारों पर इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया है। काल क्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम को विभाजित करे। तो ये 10वें का उत्तर था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11वां कहता है, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप में आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं होती है, असमानताएं होती है, उनकी सूची बनाएं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है मानचित्र 1 के बारे में। और मानचित्र, ये अल इदरीसी जो है वो नक्शे में दक्षिण भारत की जगह है, जहां हम आज उत्तर भारत के हुखेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है। जैसे बम्बई क्षेत्र गुजरात मानचित्र आज के क्षेत्र से भिन्न है। तो ये 11वें का उत्तर था। मानचित्र 1 में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। और मानचित्र 2 है वो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनवाया था। मतलब इनके बीच में 700 सालों का लगभग अंतर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख कहाँ रखे जाते हैं। तो देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल सा प्रश्न है कि हमारे गांव में अभिलेख या फिर ये सब चीज़ें मिलना। लेकिन फिर भी अगर इनका रिकॉर्ड अगर हमें कुछ प्राप्त होता है तो ये जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। जहाँ पे जिला का हमारा मुख्यालय होता है, मेन ऑफिस होता है, वहाँ पर इन चीज़ों को रखा जाता है। इन अभिलेखों के विभिन्न विभाग को एक कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर कार्यालयों में रखे जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती है वो नगर के मतलब जो मुख्यालय होता है शहर का, एक शहर का, वहाँ पे रखे जाते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लेकिन अब आगे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो यहाँ पे हम इसी को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों को बता दें कि यदि आपको इन प्रश्नों को समझने में कहीं किसी प्रकार की परेशानी हुई है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको इन प्रश्नों को और अच्छे तरीके से समझा सकें। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आपको एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। आज हमारा चैप्टर 7 का फर्स्ट हिस्ट्री का जो 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल था, इसके प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। इसके अगले वीडियो में मैं इसके इंपॉर्टेंट MCQ लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।